Hello dear students, I am JS Gill. Welcome to our YouTube channel Learn Square. Today we have with us is Himanshu, who have scored AER 142 in GATE 2021, and this topper talk is going to be with Himanshu, and his story is very inspiring for all the aspirants who have not performed well initially during his college days, and later on they have scored a very good rank. Himanshu, welcome to this topper talk. Thanks a lot, sir, for having me here. हिमांशु अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना बीटेक 2019 में कंप्लीट किया है जीकेवी हरिद्वार से। उसके बाद इस साल मेरा गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 142 आया है। और यहाँ पे एक वर्थ नहीं करने वाली बात ये होगी कि जब मैं 2019 में पास आउट हुआ था, उस साल भी मैंने गेट लिखा था। तो उस साल मेरा सिर्फ 30 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 मीन्स, और गेट कट ऑफ था उसमें 34 मीन्स मैंने क्वालिफाई भी नहीं किया था उस साल। उसके बाद सर फिर मैंने कुछ किया, फिर उसके बाद अब इस साल 142 रैंक आया है। ओके, राइट। सो हिमांशु, 2019 में आप नॉट क्वालिफाई और 2021 में 142, राइट? तो ये आपको क्या लगता है कि आपने कौन सा ऐसा मिस्टेक शुरुआत में किया जो बाद में सुधारा तो आपका रैंक इतना अच्छा है? सर, पहला जो अटेम्प्ट था मैंने वो कॉलेज के साथ लिखा था सर। तो मैंने 4 साल में कुछ पढ़ा नहीं था सर। ये तो मार्क्स से पता चल ही रहा है कि 30 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। तो वो मेरा मेनली रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मैथ से ही 30 मार्क्स बन गए थे। मैकेनिकल का कुछ उसमें ऐड हुआ नहीं था। 1-2 क्वेश्चन ही मैकेनिकल का ऐड होकर 30 मार्क्स बने थे। उसके बाद मैंने देखा कि अब क्या करना चाहिए। मैंने अपने ऑप्शन तलाशे, क्योंकि मेरे मैकेनिकल अच्छा था नहीं सर। तो मैंने अपने पापा को बोला कि आप मुझे 1 साल दो, मैं 1 साल में कुछ कर लूंगा। तो क्योंकि घर का फाइनेंशियल स्टेटस भी उतना अच्छा था नहीं, तो पापा मेरे ऐसे हैं कि वो, मैं उनको जो भी बोलता हूँ उसमें वहाँ हाँ कर देते हैं। ठीक है, चलो तुमको जो मन है करना है कर लो। तो मैं ऑप्शन तलाशा, तो मैं देखा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो उसमें मैंने एक मैकेनिकल ऑप्शन भी देखा, क्योंकि मेरा क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स अच्छा था। तो मैं सोचा कि अगर मैं इसमें करूंगा तो फिर मैकेनिकल अच्छा हो सकता है। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने किया। तो 6 महीने के प्रिपरेशन के बाद तो मैंने कोई गेट लिखने या ईएससी लिखने के पर्पज से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। मैं बस नॉलेज लेने के पर्पज से स्टार्ट किया था कि चलो मैं करता हूँ, नॉलेज कुछ आ जाएगा मैकेनिकल का, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। क्योंकि अगर कुछ स्कोर अच्छा आ जाता है गेट में, अगर मान लो अगर मैं नॉलेज लेने के पर्पज से ही देता हूँ, कुछ अच्छा स्कोर आता है, तो मैं कहीं प्राइवेट जॉब ले सकता हूँ किसी भी कंपनी में अप्लाई करके। ऐसा ही मैं सोचता। तो फिर मैंने 6 महीना प्रिपेयर किया, गेट दिया। तो उस बार मेरा 2265 रैंक आ गया था, ऑल इंडिया रैंक, गेट 2020 में। तो फिर मुझे लगा कि अरे यार, जब 6 महीना की प्रिपरेशन में इतना अच्छा हो रहा है तो देखते हैं फिर इससे क्या क्या हो सकता है। तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू 1-2 कंपनी में अप्लाई किया और उनका मुझे इंटरव्यू कॉल भी आ गया कि हाँ ठीक है, आप इंटरव्यू आके दे दीजिए। लेकिन तभी मार्च में लास्ट ईयर लॉकडाउन लग गया। अब जब लॉकडाउन लगा तो फिर 21 डेज था पहले, फिर उसके बाद एक्सटेंड होता गया, ऐसे करते करते जून जुलाई हो गया। तब तक मैं गेट का प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा कर रहा था, मतलब उतना फोकस नहीं था उस समय। मैं ये देख रहा था कि चलो है, रिवीजन कर लो। मैं अपने इंटरव्यू, जो प्राइवेट जॉब था, जो हाँ जो कंपनी मेरा इन्वाइट की थी, उनके उसके इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। अब जब जुलाई अगस्त आ गया तो मैं देखा कि अब ये एक्सटेंड होता ही जा रहा है, लॉकडाउन होता ही जा रहा है, अब तो कुछ होना नहीं है। तो फिर मैं सोचा चलो अब 4-5 महीना बच रहा है गेट के लिए, अब फिर से एक फोकस्ड अप्रोच दे दो। अब क्या हुआ कि जब फोकस्ड अप्रोच मैंने दिया तो फिर मैंने उस समय ये वर्क किया कि मैं जून जुलाई के बाद से, सर यहाँ पे एक वर्थ मेंशनिंग बात है कि मैंने जून जुलाई के बाद से अपने पापा मम्मी के अलावा मैं किसी तीसरे बंदे से बात नहीं किया हूँ। आफ्टर जून जुलाई मैंने घर में रहा, सब कुछ बंद। और ऐसा हुआ कि मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं, मेरे दादा दादी, वो सब मेरे से गुस्से हैं, अभी भी गुस्से हैं। वो मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं आजकल, क्योंकि ये बोल के कि हाँ तुम सबको भूल गए, इस टाइप का। अब जब इस बार रिजल्ट गेट लिखा तो इस बार 142 रैंक आ गया है। तो अब इस रैंक के थ्रू मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर वो मान भी गए हैं सर। यही है सर। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। हिमांशु, आप कुछ ऐसा, मतलब जो एस्पिरेंट्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे आप उस फेज से गुजरे हो जहां पे आपने क्वालिफाई नहीं किया था और वहां तक पहुंचे हो जहां लोगों का एक ड्रीम रहता है कि हमारा इतना अच्छा रैंक आए, तो आप बिगिनर्स को कुछ सजेशन देना चाहोगे? जो अभी एस्पिरेंट्स अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे?
सर देखिए, दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक तो जो अभी कॉलेज में ही है, पहले एस्पिरेंट्स। दूसरा वो स्टूडेंट होंगे जो पास आउट कर गए हैं और उनका बीटेक अच्छा नहीं हुआ, जैसा मैं था। तो जो कॉलेज में है, मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगा कि कॉलेज ईयर्स को सीरियसली लें, क्योंकि कॉलेज ईयर को अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर आपको भी मेरे जैसा 2 साल बर्बाद करना पड़ेगा आगे जाके बीटेक में। क्योंकि देखिए, आपको एट द एंड ऑफ द मेहनत तो करना है, या तो आप कॉलेज में कर लीजिए 4 साल, और या फिर आप कॉलेज के बाद करिए 4 साल। ये तो आपको करना है, क्योंकि बिना किए कुछ वर्थ मिलने नहीं जा रहा है, कुछ अच्छा चीज यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। तो जो एक्सपीरियंस कॉलेज में है वो कॉलेज में ही आप करते जाइए। गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ईएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कहीं से गाइडेंस मिल जा रहा है किसी इंस्टीट्यूट से तो और भी अच्छा है, तो वहां से आप कर लीजिए। जो पास आउट बच्चे हैं उनको तो ये पूरा सोच लेना पड़ेगा कि हाँ, मैंने 4 साल में मजे कर लिए हैं 4 साल, अब मेरे लिए मजा का टाइम नहीं है। तो अब पहले मैंने किया था मस्ती, तो अब मैं थोड़ा फोकस होकर कुछ कर लूँ। तो अब उनको गेट में लगना है। तो गेट में लगना इस तरह से सब कुछ छोड़ के इस टाइप का, हाँ, कभी 15 दिन 20 दिन या कभी 1 महीना पे ऐसा हो गया, 1-2 दिन चिट डे आएगा जहाँ पे आप सोचिएगा कि हाँ चलो, मैं पिछले 1 महीना पढ़ा हूँ तो 1-2 दिन पूरा फोकस कर लेता हूँ, इधर उधर थोड़ा चिल कर लूँ, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको देना पड़ेगा पूरा फुल अप्रोच। और जब आप ऐसे करोगे कुछ दिन, 6 महीना 7 महीना 8 महीना अगर ऐसा देते हो लगातार फोकस होके, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। और जब रिजल्ट दिखेगा तो आपको अंदर से खुद मोटिवेशन आने लगेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आपके आने लगेंगे एक बार, तो आपके अंदर लगातार मोटिवेशन जगेगा कि हाँ यार, मेरा इतना रैंक आ रहा है टेस्ट सीरीज में, मैं अगले टेस्ट सीरीज में और अच्छा से करूँ, तो आप और रिवीजन करके जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपका रैंक अच्छा बनने लगेगा। और फिर अगर आप उस अप्रोच से अगर गेट लिखोगे तो फिर आपकी भी रैंक अच्छी आ सकती है। हिमांशु, अगर ये आप मैं सर एडवाइस। स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स बता पाए जो आपको लगता है कि ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो बेटर रहेगा। सर ज्यादा स्कोरिंग में तो मैं यही बताऊंगा कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मैथ्स, ये तो मस्ट है, करना ही है। क्योंकि इसके बिना आपका गेट पे, अगर आप बाद बाकी मैकेनिकल अच्छा कर भी लेते हैं तो बिना रीजनिंग एप्टीट्यूड के आप अच्छा स्कोर और अच्छा रैंक नहीं ला पाएंगे। तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स पे तो आपको फोकस रखना है। आप कोशिश करिए सप्ताह में अगर आप 3 दिन 4 दिन भी अगर देते हैं डेली 1-1 घंटा, तो इस तरह करके कर ले। या फिर अगर आप कुछ महीने का टारगेट करते हैं कि इस महीने में मुझे इतने इतने चैप्टर कर लेना है, तो इस तरह करके आप रीजनिंग एप्टीट्यूड को खत्म करिए। और रीजनिंग एप्टीट्यूड का रिवीजन लगातार करते जाना है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग एप्टीट्यूड किसी सब्जेक्ट की तरह कर दिए कि चलो एग्जाम में जब जा रहे हैं उस समय मैं छोड़ दिया, उस समय के लिए चलो अंत में रिवीजन कर लेंगे, तो ऐसे में आप दिक्कतें पड़ जाइएगा रीजनिंग एप्टीट्यूड को लेकर। इसके अलावा मुझे जैसा लगा सर कि थर्मोडायनेमिक्स और इसका एप्लीकेशन पार्ट, जैसे पावर प्लांट, आरएससी, आईसी इंजन, ये पार्ट, इससे 12 to 13 14 मार्क्स आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये भी काफी स्कोरिंग है, थर्मोडायनेमिक्स और इनका एप्लीकेशन भी है। तो और पावर प्लांट है, आईसी इंजन है, आरएससी है, इससे मतलब हर साल वैसा ही क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में इसमें मतलब कुछ ज्यादा वैरायटी करते हैं, गेट वाले खास करके कुछ वैरायटी होता नहीं है। जबकि बच्चे ये एप्लीकेशन पार्ट को छोड़ देते हैं कि यार ये तो कम आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, इसको कुछ करने से कोई फायदा है नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स अगर अच्छा समझ में आ गया जिस बच्चे को, उसको एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर वहां से आप 12-13 मार्क्स ले लेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन करके। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से भी 16-17 मार्क्स क्वेश्चन आता ही है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप करें तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन और मैथ्स एप्टी, ये मिला के टोटल 60 मार्क्स हो जाते हैं गेट में आउट ऑफ 100। तो अगर आप इन पे अगर पूरा फोकस बना के रखेंगे सिर्फ इसी पार्ट पे, तो उसके बाद आपको खुद लगने लगेगा कि यार मेरा मार्क्स अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। उसके बाद अगर आप फिर आगे बढ़ के अगर सॉम, टॉम और फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको एक कैटेगरी में रख लेंगे आप, तो सॉम से 8 मार्क्स, टॉम से ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स से भी ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स, तो 24 के आसपास यहाँ से भी बन जा रहा है। तो लगभग आपका 90 to 94 मार्क्स कवर हो जाएगा आपका। तो मेरे लिए अगर आप इन पार्ट को फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी भी मतलब एनी एनी डे। अगर आपका मतलब लिखते हैं गेट तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। हिमांशु, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डीमोटिवेटेड रहते हैं प्रिपरेशन के दौरान, खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं और प्रिपरेशन छोड़ते हैं या उनका प्रिपरेशन हिंडर होता है। तो आप उनको कुछ ऐसा बोल पाए जिनसे वो मोटिवेट रहे अपने प्रिपरेशन के दौरान। सर देखिए, मोटिवेशन का एक यही है, जब अगर आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे आने लगे, अगर आप फोकस्ड हैं, अगर जो बच्चा फोकस है और फोकस नहीं बना पा रहा है तो उसके लिए तो मैं अभी बताता हूँ। लेकिन जो बच्चा
कर चुका है स्टार्ट अच्छे से, और उनका सिर्फ इसलिए नहीं मार्क्स अच्छा, अगर मान लीजिए उसका टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है तो वो मोटिवेशन लूज कर रहा है, तो आप रिवीजन पर करोगे तो हो जाएगा। लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, वही बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा। आपको दिमाग में ये रख लेना है एक बात कि मैं पिछले 4 साल मस्ती किया हूँ, तो अब मेरे लिए कम से कम 6 महीना या 8 महीना मस्ती बंद है, मैं थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर प्रिपेयर करूंगा और फिर होगा। तो आपको ये चीज आपको अपने माइंड में रखना होगा, और ये माइंड में अगर रख के आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता है मोटिवेशन की कमी आएगी फिर। ओके, एक क्रिस्प आंसर मैं आपसे चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज को लेके पूछते हैं, टेस्ट सीरीज एक स्टूडेंट को कितने फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए और टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करना चाहिए? सर टेस्ट सीरीज का अगर मैं बताऊं तो जब गेट का नोटिफिकेशन आता है अराउंड अगस्त सितंबर के आसपास आता है, तो उस समय अगर उस समय किसी भी बच्चे का 2-3 सब्जेक्ट हो गए होते हैं अगस्त सितंबर तक, तो उस समय सही समय है टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का। उसके बाद क्या करना है कि वहां से आपको जो 2-3 सब्जेक्ट पहले हो गए हैं उनको आप उनका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएंगे, फिर उनका जैसे उनका रिवीजन करने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएंगे, फिर मार्क्स उसका देखेंगे कितना आ रहा है। सबसे मेन बात है कि वहां पे उस टेस्ट सीरीज का आपको एनालाइज करना है। टेस्ट सीरीज का एनालाइज ऐसे करना है कि जैसे कोई एरर हुआ वहां पे, तो आप एक एरर बुक बना लीजिए अलग से, उसको आप उस कॉपी में लिख दीजिए। ये नहीं कि हाँ ये तो छोटा सा मिस्टेक है मैं इसको दिमाग में रख लूंगा और फिर कर लूंगा, ऐसा नहीं। आप अगर उसको कॉपी में लिख लेंगे तो ऐसा उसको बार बार पढ़ेंगे तो ये हो सकता है कि आपका एरर, वो पर्टिकुलर एरर आगे चल के नहीं होगा। तो एक तो ये है सर। दूसरा आप सब्जेक्ट टेस्ट, फिर एक अगस्त हो गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट खत्म हुआ, सब्जेक्ट खत्म होते होते आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा लीजिए। उसके बाद सितंबर अक्टूबर ऐसे करते जाइए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ करते जाइए। नवंबर, मिड नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग आपको फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप कम से कम 45 to 60 डेज अगर आप देते हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को, 1 वीक मतलब वीक में एक दे दिए शुरू में, और ऐसे करते करते आप शुरू में 3-4 टेस्ट सीरीज लगा लिए, और उसके बाद आपको खुद मार्क्स लगने लगेगा कि हाँ मेरा कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कौन सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये सब पता चलने लगेगा। फुल लेंथ टेस्ट से उस सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट्स रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद आप फिर से देंगे तो आपका मार्क्स खुद इंप्रूव होने लगेगा। और जब गेट का लास्ट 15 डेज बचेगा तो उसमें आप 15 डेज या 20 डेज, आप मान लीजिए 20 डेज, तो आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका होगा आपका। आपका जो गेट का स्लॉट होगा उस स्लॉट में आप बैठ के फुल लेंथ दीजिए। और मैं सोच रहा हूँ कि 15 to 20 डेज, मैंने यही किया था कि लास्ट 15 to 20 डेज में मैंने 7 to 8 अराउंड एक 1 डे बीच करके बीच में दिया था फुल लेंथ टेस्ट। और जो उस फुल लेंथ टेस्ट का कुछ भी एरर हो रहा था तो उसको मैं बीच में जो एक दिन गैप था उसमें उसका रिवीजन और बाकी सब कुछ कर ले रहा था। तो ऐसे करके अप्रोच किया था। और गेट के लास्ट 2-3 दिन पहले मैंने छोड़ दिया था, मैंने नहीं किया था कुछ। ऐसा ही आपका भी एडवाइस था सर, तो मैं फिर वो नहीं किया था। अंतिम 2-3 दिन में सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन में ही रहा, और उसके बाद एट लास्ट एपीयर हुआ गेट में। फाइनली फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। ओके, सो आपका शुरुआत में भी जब आपने जेई क्वालिफाई किया वो भी एक काफी स्ट्रगलिंग पीरियड था। आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया था जेई का? सर जेई का यही था कि सर मैंने मुजफ्फरपुर से ही किया प्रिपरेशन, मैं कहीं गया नहीं था। तो मुझे लाइफ में सर बार बार यही मोटिवेशन देता है कि जब मैं घर में रह के ही अगर मैं आईआईटी क्लियर कर सकता हूँ तो फिर मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा बार बार यही मतलब ऐसा होता था। मैं गेट भी लिखने लगा तो मैं यही सोचा था कि मेरे पापा भी यही बोलते थे कि तुम खुद से आईआईटी क्लियर कर लिए हो घर में बैठ के। वहां पे से यहाँ पे था एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है बगल में, उसका थोड़ा सा हेल्प लिया था। तो मतलब मुजफ्फरपुर में ही हुआ था बेसिक। तो वो यही बोलते थे कि तुम अगर घर में रह के एडवांस क्लियर कर सकते हो तो तुम गेट, तो छोटी सी चीज है, गेट कर लोगे कर लोगे। पापा का लगातार यही मोटिवेशन होते रहता था। तो फिर सर मैं यही सोच के मेन आईआईटी का ही मोटिवेशन लेके मैं अब एग्जाम में गेट लिखा और हुआ, एक्सेल हुआ। आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। आई होप कि जैसे आपने आईआईटी क्वालिफाई किया उसके बाद आपका आप आपका जो स्टोरी है वो बहुत सारे लोगों को अलग अलग लेवल पे इंस्पायर करेगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड देन यू स्कोर्ड 142 रैंक, एंड
जैसे आपने बताया कि आपने जेई भी निकाला था सेल्फ प्रिपरेशन से, सेल्फ स्टडी से, तो आपका जो स्टोरी है वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो शुरुआत में फेल हो जाते हैं उनको मोटिवेट करेगा वापस प्रिपेयर करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि जो फेलियर इज नॉट परमानेंट, आप एक बार फेल होके भी आगे लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप फुल डिटर्मिनेट से उस चीज के लिए लगे हुए हैं। थैंक यू हिमांशु फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर।